वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें कि जीके जीएस और मैथ का कुछ प्रश्न है। तो मैथ का सोल्यूशन इसमें मैं नहीं दे रहा हूँ फ्रेंड्स। बाकी जीके जीएस का लगभग 81 प्रश्न है, जिसका सोल्यूशन मैं अभी आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। और ये सभी प्रश्न है जो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है फ्रेंड्स। तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। ये उत्पाद पुलिस के साथ साथ बिहार पुलिस फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक नहीं किए फ्रेंड्स तो वीडियो को कृपया करके लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन तो मैं पब्लिश कर दिया हूँ, प्ले स्टोर में गया हुआ है रिव्यू में फ्रेंड्स। जैसे ही आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आ जाता है तो उसका लिंक मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग गेस करते चलिएगा। पहला सवाल है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस रीति से हुआ था। पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगा करके, ध्यान से सुनिएगा, कुप्रशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 ईस्वी में उसका अंग्रेजी राज में विलय कर लिया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, लेकिन फ्रेंड्स अवध का जो अंग्रेजी राज में विलय हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि अवध के जो नवाब थे, कौन, वाजिद अली शाह, ठीक है फ्रेंड्स, वाजिद अली शाह था जो वहाँ का नवाब था, उस पे कुप्रशासन का आरोप लगाकर, कितना, कुप्रशासन के आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में इसको अंग्रेजी राज में विलय कर लिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनते चलिएगा फ्रेंड्स। जहाँ पर डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगा मैं डिस्क्राइब करते हुए चलूँगा। तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, अवध का अंग्रेजी राज में विलय कब हुआ था, तो 1856 ईस्वी में, और कुप्रशासन के आरोप लगाकर किया गया था। दूसरा नंबर सवाल आपका है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। दो का करेक्ट आंसर है, गेस करते चलिएगा। दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, कैवल्य है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो कैवल्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए, इत्मादुद्दौला, ठीक है, इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तीन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। किसने, नूरजहाँ ने। तो तीन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए आपका, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थलों में, चार का करेक्ट आंसर होगा लोहा का जो अभी तक प्राप्ति नहीं हुई, बाकी तांबा, स्वर्ण और चांदी की प्राप्ति हुई है। तो चार का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गेस करते चलिए आप लोग। इनमें गुलाम वंश का नहीं था, इसमें कौन है जो गुलाम वंश का शासक नहीं था। पाँच का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इब्राहिम लोदी। आपका इब्राहिम लोदी है जो फ्रेंड्स आपका गुलाम वंश का शासक नहीं था। बाकी बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक है जो गुलाम वंश का शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स इब्राहिम लोदी है जो लोदी वंश का शासक था। छठा नंबर सवाल, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। छह का करेक्ट आंसर मुंडोक उपनिषद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सात नंबर, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, ये तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है। सात का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म से हो जाएगा। जैन धर्म के में टोटल कितने 24 एंड 24 तीर्थंकर हुए थे फ्रेंड्स। 24वें जो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ठीक है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछा जाए तो ऋषभदेव को माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, और अंतिम रहेगा तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर तो महावीर स्वामी रहेंगे। जैन धर्म के संस्थापक भी आपको ऋषभदेव को माना जाता है, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछ दिया जाए तो महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे उनको माना जाता है। 8 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। किसने जो साम्राज्य की राजधानी आगरा से कहाँ दिल्ली लेकर गया था। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया था। 9 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। नूरजहां के गुट का सदस्य इसमें से कौन नहीं था। तो 9 का करेक्ट आंसर जहांगीर जे इस गुट का सदस्य नहीं था।
देखिए फ्रेंड्स, जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नूरजहां गुट का निर्माण किया था। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग कह सकते हैं, जो नूरजहां के पिता थे। असमत बेगम थे, ठीक है फ्रेंड्स, जो नूरजहां की माँ थे। आसफ खां थे, जो नूरजहां का भाई शहजादा खुर्रम था। लेकिन ये जहांगीर था फ्रेंड्स, उसमें आपका नहीं था। बाकी ये सब है जो आपका नूरजहां गुट के सदस्य थे। गियास बेग, खुर्रम, आसफ खां। जहांगीर था जो नहीं था उसका सदस्य। 10 नंबर सवाल को देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, तो इसका जो मुख्य कारण हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सभी इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। तो सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ये सभी इसमें था फ्रेंड्स, इसलिए सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थे 11 का। तो देखिए, प्रथम बार है जो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किए थे फ्रेंड्स। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था राजा आत्मीय सभा था। ठीक है, और इन्होंने बाद में है जो फ्रेंड्स आपका 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। राजा राम को भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन था, तो आत्मीय सभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, किसके द्वारा? 12 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठन की गई थी। ठीक है, तो 12 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? बहुत अच्छा सवाल है भी 13 का। 13 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन 1917 ईस्वी में चंपारण में किया गया था फ्रेंड्स। पहला वर्ष 1917 ईस्वी में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। ठीक है, यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला जो पहला जन आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था, जो कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी से 22 ईस्वी में हुआ था। तो कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर जो ये रहेगा आपका महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन रहेगा तो आपका यही होगा असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 22 ईस्वी में चला था। लेकिन पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने सर प्रथम किसान आंदोलन कब किए थे? ठीक है, यानी अपना सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किए थे? वही चंपारण वाला 1917 में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जन आंदोलन रहेगा तो आपका सहयोग आंदोलन होगा। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। 15 नंबर सवाल को देखें। 15 नंबर सवाल आपका है कि बंगाल में ब्रिटेन की, ठीक है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं की बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक, ठीक है, एक बांग्ला में पत्रिका आता था उस समय, उसका नाम था संजीवनी, जिसके संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम आपको सुझाव दिया था। तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, जो कौन थे? तो संजीवनी पत्रिका के संपादक थे। 16 नंबर सवाल को देखें। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो 16 का करेक्ट आंसर देखिए फ्रेंड्स क्या क्या दिया हुआ। खेड़ा सत्याग्रह कब चला था? मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वही जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो नमक कानून तोड़ा गया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था, 20 से 22 में हुआ था। बच गया चंपारण सत्याग्रह, तो कब हो जाएगा? 1917 में। ठीक है, 1917 में।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कह रहा है सबसे पहले तो 16 का डी चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। बाकी ये सभी याद रखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो सबसे पहले 1917 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए। 17 नंबर सवाल आपका है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? पंजाब केसरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसको आपको लाला लाजपत राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखिए कि कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भिकामाजी रुस्तम कामा। 19 नंबर सवाल को देखिए, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिएगा। देखिए आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय था जो फ्रेंड्स कहाँ था, तो इसका जो रंगून में था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज का कार्यालय रंगून में था। 20 नंबर सवाल देखिए, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड, इसका क्या होगा, गेस करें। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका जो घोषणा कर दिया गया था बंगाल विभाजन का, जो 20 जुलाई, देखिए पूछा जाता है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का घोषणा कर दिया गया था फ्रेंड्स। लेकिन यह लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर। ठीक है, याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से ये लागू हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 21 नंबर, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में कर रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा तो आपका 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी कह रही है तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? 22 का तो हो जाएगा यांग टीसी है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? कैसा? पूर्व से पश्चिम की ओर 23 का। तो देखिए पूर्व से है तो पूर्व से पश्चिम, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा है, उसके बाद एवरेस्ट है, उसके बाद अन्नपूर्णा है, उसके बाद धौलागिरी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर सवाल को देखिए। 24 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? चलिए, गहरा सागर सबसे कौन सा है 24 का? तो देखिए दक्षिण चीन सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, 24 का, हाँ 24 का करेक्ट आंसर दक्षिण चीन सागर है जो फ्रेंड्स सबसे गहरा है। ठीक है, इसकी गहराई की देखा जाए फ्रेंड्स तो लगभग आपका 5016 मीटर है जो ये गहरा है। कितना? 5016 मीटर गहरा है। तो सबसे गहरा सागर हो जाएगा दक्षिण चीन सागर। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 नंबर सवाल आपका है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्या है? ठीक है, 2011 के अनुसार। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 943। याद रखिएगा 1000 पुरुषों के पीछे कितना? 943 महिलाएं थी। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंबित रेखा होती है जो दो क्रमागत कैलेंडर दोनों को अलग करती है। ठीक फ्रेंड्स, और यह है जो ग्रीनविच, याद रखिए यह ग्रीनविच इंग्लैंड से कितना 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देखिए मॉडरेट क्वेश्चन क्या हुआ है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? तो 180 डिग्री के देशांतर को कहते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि खींची जाती है, तो ये आपका प्रशांत महासागर से। चलिए अगला सवाल है आपका 27 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, ध्यान से याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, ये तो गिरती है फ्रेंड्स, और महानदी कृष्णा तथा कावेरी। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ए और बी। महानदी कृष्णा तथा कावेरी ये सभी गिरती है फ्रेंड्स आपका, और गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी 3 तो हो गया, महानदी भी गिरती है, कृष्णा तथा कावेरी गिरती है, बाकी लूनी, नर्मदा, ताप्ती सब नहीं गिरती है। इसलिए 27 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, स्वर्णरेखा नदी हो गया, ये सभी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब 28 नंबर सवाल को देखिए। 28 नंबर सवाल है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? 28 का
तो ये हो जाएगा बृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में आपका स्थित है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। कश्मीर घाटी है जो बृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। 28 का बी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखिए, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है, यानी तुर्की का कौन सा नगर है जिसको पश्चिम का द्वार कहलाता है, तो 29 का करेक्ट आंसर सी होगा, इस्तांबुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल देखिए, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है। चलिए गेस कीजिए, इसमें कॉमन सेंस की बात है 30 नंबर का, तो 30 का हो जाएगा फ्रेंड्स, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है, तो मृत्यु दर में कमी, आर्थिक प्रगति, कम आयु में विवाह, जन्म दर में वृद्धि। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण अगर देखा जाए फ्रेंड्स 30 नंबर का, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका जो मृत्यु दर है फ्रेंड्स वो कम है। यही कारण है कि जनसंख्या वृद्धि अधिक है। ठीक है, जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़े उस अनुपात में मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है, तो मृत्यु दर में कमी हो जाएगी। जिस हिसाब से जन्म दर बढ़ता है फ्रेंड्स उस दर से मृत्यु दर नहीं है, यही इसका रीजन है। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर शीट में आपका यही दे रहा है, आर्थिक प्रगति, कम आयु में विवाह या जन्म दर में वृद्धि, ये सब नहीं दे रहा। तो 30 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस टाइप से अगर पूछा जाएगा तो देखिए इसमें सभी ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर शीट में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी फ्रेंड्स इसका कि जो आपका देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका जो जनांकीय संक्रमण के दूसरे चरण की विशेषता यह है कि इसमें बेहतर खाद्य एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के कारण मृत्यु दर में तेजी से कमी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मृत्यु दर में तेजी से कमी हुई है, यही कारण है कि आपका है जो जनसंख्या बढ़ने का मुख्य रीजन है, यही दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं कि भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 31 का, इसका जो भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी जो देखा जाता है फ्रेंड्स, तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संरचनात्मक 31 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर भूमि विकास बैंक भाग है किसका, ये भी इंपॉर्टेंट है 32 का। तो ये देखिए आपका फ्रेंड्स सहकारी साख संरचना का ये भाग है। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूमि विकास बैंक है जो सहकारी साख संरचना का भाग है, 32 का डी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए। 33 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 33 का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना है जो 1982 ईस्वी में की गई थी नाबार्ड बैंक की स्थापना। तो सोच लिए उस समय कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था। तो देखिए इसका जो 80 से 85 था, तो 80 से 85 कौन चल रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक जिसे क्या कहते हैं हम लोग, नाबार्ड कहते हैं, कि स्थापना है जो फ्रेंड्स छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, जिसकी छठी पंचवर्षीय योजना कब चला था, 1980 से 85 चला था। अब 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये हो गया ना छठी पंचवर्षीय योजना, इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। 34 नंबर सवाल को देखिए। 34 नंबर सवाल आपका है कि योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, योजना पत्रिका है ना, तो इसका होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा योजना पत्रिका का प्रसारण होता है। 34 का डी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए। 35 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पायनियर, किसको कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के पायनियर अर्थात अग्रदूत है जो आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ये अर्थशास्त्री थे, इसलिए 35 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हरित क्रांति संबंधित किससे है। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, हरित क्रांति संबंधित हो जाएगा। तो आपका सबसे ज़्यादा जो अप्रत्याशित उत्पादन में वृद्धि हुई थी गेहूं की फसल में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, लेकिन भारत में अगर पूछा जाए हरित क्रांति का जन्मदाता तो स्वामी विश्वनाथन जी को कहा जाता है। तो ये आपका गेहूं उत्पादन से हो जाएगा। चलिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट वीवीआई एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
ये शुरू किया गया था आपका सितंबर 2014 में। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल को देखिए। 38 नंबर सवाल है, किसको अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है 38 का। तो एडम स्मिथ को, ठीक है, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था फ्रेंड्स, एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। देखिए एडम स्मिथ कहाँ के रहने वाले थे? तो स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो आपको एडम स्मिथ को, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था बुक, और इनका कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो स्कॉटलैंड के थे। चलिए 39 नंबर सवाल को देखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाया गया था फ्रेंड्स, तो उसका जो मुख्य लक्ष्य क्या था? तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय की योजना अवधि भी याद रखिएगा, 1951 से लेकर के 56 तक चला था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था आपका कृषि विकास पर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सिंचाई एवं विद्युत परियोजना सहित कृषि का विकास, कृषि पर विशेष फोकस दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। चलिए 40 नंबर सवाल, जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है? तो देखिए 40 का करेक्ट आंसर 101वां संविधान संशोधन है जो जीएसटी बिल से संबंधित है। तो 40 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये भी देखिए अच्छा सवाल है। चलिए 41 नंबर सवाल, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो शक्तियों का भी केंद्रीकरण, ये तो परफेक्ट है। लोगों की हिस्सेदारी, ये भी सही है। सामुदायिक विकास, सभी हो जाएगा इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी, 41 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 42 नंबर सवाल को देखिए। राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है? राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है? तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत का संविधान, ठीक है, 42 का डी हो जाएगा। राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है? तो भारत का संविधान करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। समुनिदेशित करता है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, संविधान ही होगा। अगला सवाल को देखते हैं। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल है जो किस देश के संविधान से लिया गया है? 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रेट ब्रिटेन होगा। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट क्वेश्चन है। अगर जो पूछेगा फ्रेंड्स आपका न्याय से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के, तो ये सब अमेरिका से हो जाएगा। लेकिन प्रशासनिक ढांचा रहेगा तो ग्रेट ब्रिटेन से, जहाँ से कह सकते हैं संसदीय प्रणाली भी लिया गया है, संसदीय प्रणाली भी ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। अगला फ्रेंड्स, लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है, कौन इसमें है जो लोकसभा के सदस्यता के लिए योग्यता नहीं? तो आपको सामने दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष से कम न होना, ये है जो इसका योग्यता नहीं है, क्योंकि लोकसभा सदस्य के लिए कम से कम मिनिमम 25 वर्ष रखा जाता है। तो ये आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। चलिए कब बनाया, कौन सा संशोधन के तहत बनाया गया था? 45 का करेक्ट आंसर होगा ये 35वें संविधान संशोधन। याद रखिएगा 35वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1974 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा आपको 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको है जो देखिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। तो देखिए क्या हुआ था फ्रेंड्स, जब 74 में हुआ था तो इसमें संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था सिक्किम को, ठीक है। लेकिन बाद में फ्रेंड्स आपका जो आपका 36वें संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होएगा। बाद में 36वें संविधान संशोधन हुआ तो 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो देखिए यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखिए बता रहा है फ्रेंड्स कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स जब पहले बनाया गया था संयुक्त राज्य के रूप में बनाया गया था 1974 ईस्वी में, अब 35वें संविधान संशोधन के। लेकिन अगर पूछे कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, तब मारिएगा 36वें, ठीक है, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये 1975 में हुआ था। तो क्वेश्चन अक्सर यही पूछा जाता है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 1975 ईस्वी में हुआ था, और ये 36वें संविधान संशोधन के तहत। और ये सिक्किम जो राज्य बना था तो 22वां राज्य के रूप में बना था, ठीक है, भारत का ये 22वां राज्य के रूप में 1975 ईस्वी में 36वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण रूप से सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, इसमें 36वां संविधान संशोधन भी नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 35वें संविधान संशोधन हो जाएगा। ये 1974 में हुआ था, और जब इसे राज्य बनाया गया था संयुक्त राज्य बनाया गया था, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग का। 46वां है
क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया वे थे। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित। ठीक है, तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे फ्रेंड्स, तो विभिन्न प्रदेश की विधानसभाओं के चयनित सदस्य ने तैयार किया था। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये भी मॉडरेट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे कौन थे, तो विभिन्न प्रदेश के विधान सभाओं के चयनित सदस्य थे। अगला सवाल को देखिए, 47 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है। 47 का, तो देखिए जो ग्राम पंचायत, ये भी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्राम पंचायत की आय का जो मुख्य स्रोत है वो व्यावसायिक कर है। ऑप्शन नंबर सी 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखिए कि लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है। तो न्यूनतम कम से कम इसमें देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका 10% लाना बहुत ज़रूरी है, तभी वो विपक्षी के रूप में, विरोधी पार्टी के रूप में रह सकते हैं। 49 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है फ्रेंड्स। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। 49 का, ठीक है। तो 49 का है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों का रहा ना, तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। तो हो जाएगा आपका 49 का करेक्ट आंसर पंचायतों वाला, तो आपका हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। 49 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 50 नंबर सवाल को देखिए कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। ये भी टॉप मोस्ट भी वाई क्वेश्चन है ये भी। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है, जो मुख्य लक्ष्य है फ्रेंड्स, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, एक बार पुनः रिपीट करूंगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे शक्ति का विकेंद्रीकरण, जैसे कि सभी है जो शक्ति पावर बटा हुआ होता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ डीएम हो गया फ्रेंड्स, चलिए डीएम है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। फिर उसके बाद में देखिए शक्ति का उससे नीचे जो भार सौंपा गया है तो आपका आ जाए तो प्रखंड लेवल पर तो बीडीओ हो गया, ठीक है, उसके सीओ हो गया, ठीक है, उससे फिर आपका आ जाता है और जो कर्म सचिव हो जाता है, उसके बाद में मुखिया हो जाता है। तो इस तरह से ही विकेंद्रीकरण हुआ, शक्तियों का जो बंटवारा होता है नीचे ऊपर से नीचे स्तर तक फ्रेंड्स, वही विकेंद्रीकरण होता है। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य यही है कि ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। चलिए 51 नंबर सवाल को देखें, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। 51 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान ना, जी हाँ, कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो द्रव्यमान, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो द्रव्यमान बराबर फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका संवेग बटा वेग हो जाएगा। ठीक है, तो संवेग और वेग के अनुपात कर रहा है, तो यहाँ पर हो गया मान लो कि आपका संवेग, ठीक है, और नीचे हो गया क्या चीज़ हो गया आपका वेग हो गया। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन यही कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान बराबर क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो हम लिख सकते हैं संवेग और बटा क्या लिख सकते हैं, वेग लिख सकते हैं। चलिए 52 नंबर सवाल को देखें कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। 52 का, तो क्या हो जाएगा आपका स्थिर का जड़त्व है ना, न्यूटन का प्रथम गति नियम जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, यही होगा ना। चलिए 53 नंबर सवाल को देखिए, 53 नंबर सवाल आपका यहाँ पर है। 53 नंबर सवाल आपका है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। एक्वारेजिया का नाम सुने होंगे फ्रेंड्स। 53 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्वर्णकारों जो मतलब सुनार होते हैं फ्रेंड्स, तो उसके द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनता है। तो एक्वारेजिया है जो आपका नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण रहता है। 54 नंबर सवाल देखिए, 54 नंबर सवाल, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, रक्त का, ब्लड का। देखिए क्वेश्चन पूछा था ब्लड क्या है, तो ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है, याद रखिएगा। जो खून होता है क्या, तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। इसका कार्य क्या है शरीर में, तो इसका कार्य, मुख्य कार्य देखा जाए तो फ्रेंड्स सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना ब्लड का ही काम है, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन जो दो
मिलकर बना होता है फ्रेंड्स। एक तो हीम होता है फ्रेंड्स प्लस ग्लोबिन होता है। तो हीम है जो आपका रंजक होता है, लाल रंग होता है प्रदान करने वाला, और ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन से उससे संयोग करने की कैपेसिटी होता है। वही है जो ऑक्सीजन से संयोग कर हमारे शरीर के सभी पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो आपका एक रास रक्त शरीर में कार्य करता है तो शरीर के सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। 55 नंबर सवाल को, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट क्या होता है? B12 क्या होगा फ्रेंड्स, गेस कीजिए 55 का। तो उस गेस कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। 56 नंबर सवाल को देखिए, 56 नंबर सवाल आपका है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑडियोमीटर के तहत द्वारा मापा जाता है। 57 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति है ना, तो देखिए गेस कीजिए किस में न्यूनतम होगी। कांच है, निर्वात है, वायु, तो कांची में, तो फ्रेंड्स कांच में जो है न्यूनतम होगी। जल, निर्वात, वायु की अपेक्षा कांच में है जो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? तो 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बैकुरल, हेनरी बैकुरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी का खोज किया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में कैल्शियम सल्फेट है। 60 नंबर सवाल को देखिए, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? देखिए शरीर में हमारे संक्रमण से रक्षा कौन करता है फ्रेंड्स? तो आपका RBC होगा, WBC होगा, हीमोग्लोबिन या रक्त प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर बी 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा WBC, जिसको क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, अंग्रेजी में WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पुलेसेस कहते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है फ्रेंड्स? 3 से 4 दिन ही होता है इसका जीवन काल आपका WBC की, जबकि RBC का जो जीवन काल होता है कितना? 120 दिन का होता है, याद रखिएगा। तो हमारे शरीर में जो संक्रमण से यानी कि जीवाणु से रक्षा कौन करता है? एंटीबॉडी कौन तैयार करता है? तो WBC तैयार करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर से मैथ का कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो मैथ का तो मैं बताया था, इसमें भी सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए मैथ का सवाल को छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स 81 नंबर सवाल से। 81 नंबर सवाल आपका सामने, गेस करते चलेगा। म्यांमार की मुद्रा है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? 81 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 81 का जो करेक्ट आंसर होगा, गेस करें, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स रिंगरेट। ठीक है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? एक मिनट फ्रेंड्स, 81 का ना, 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार की मुद्रा, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर म्यांमार का मुद्रा नहीं, कन्फ्यूज है। म्यांमार की जो मुद्रा है फ्रेंड्स आपका क्यात है ना, जी हाँ, म्यांमार की मुद्रा है जो आपका क्यात है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? नाव पी ताव। म्यांमार की मुद्रा है जो क्यात है, और इसकी है जो आपका राजधानी है जो कहाँ है फ्रेंड्स? तो इसकी जो राजधानी है जो कहाँ पड़ता है? तो नाव पी ताव पड़ता है, याद रखिएगा। तो म्यांमार की जो मुद्रा है क्यात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 81 का। 82 नंबर सवाल को देखिए, 82 नंबर सवाल आपका, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहाँ है? गेस कीजिए। 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झांसी में है, याद रखिए फ्रेंड्स। यहाँ पर है जो झांसी में ही है जो आपका चारागाह, आपका घास एवं चारा अनुसंधान है। भारतीय घास और चारा अनुसंधान झांसी में है। 83 नंबर सवाल देखिए, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका GV मावलंकर, करेक्ट आंसर होगा। इन्हीं के प्रथम लोकसभा थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 84 नंबर, किसकी मृत्यु के बाद शहीद दिवस मनाया जाता है? चलिए शहीद दिवस तो सभी जानते हैं मेरे ख्याल से, कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये भी आप लोग को पता होगा। तो चलिए गेस करें, इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की मृत्यु कब को हुई थी? 30 जनवरी। ठीक है फ्रेंड्स, कितना? 30 जनवरी को ना। तो 30 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पूछा रहा है शहीद दिवस मनाया जाता है किनकी मृत्यु के बाद से? तो महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद से। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो आपका 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, इसी दिन हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। मधुशाला के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? तो मेरे ख्याल से पता होगा आप लोग को। तो हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। 86 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? 86 का देखिए, तो आपका कौन सा पुरस्कार है जो सिर्फ साहित्य से है ना? तो देखिए पुलिंतजर है जो आपका पत्रिका से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स,
रैमन मैग्सेसे है जो अनेक क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न है फ्रेंड्स, तो भारत रत्न है जो भारत का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण है, जबकि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको मात्र ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो कह रहा है पुरस्कार केवल साहित्य के लिए ना, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो साहित्य केवल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, ये पुलिंतजर पत्रकार पुरस्कार है जो आपका किसके लिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। रैमन मैग्सेसे तो बहुत सारे क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए, आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन है, पता होगा मेरे ख्याल से 87 का करेक्ट आंसर शाहरुख खान थे ना। अगला सवाल है, शाहरुख खान है उसका संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये वर्तमान में देखा जाए फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा आपका 88 का, गेस कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्यों की संख्या 193 है फ्रेंड्स, और दक्षिण सूडान इसका 193वां सदस्य बना है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, जो 193वां सदस्य बना है कौन, तो दक्षिण सूडान है जिसका 193वां सदस्य बना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 और दक्षिण सूडान भी याद रखिएगा, लास्ट में ही जुटा है। 89 नंबर सवाल, विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन है, तो 89 का करेक्ट आंसर होगा अंगकोर वाट का मंदिर है, सबसे विशाल मंदिर है। 90 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, अम्ल वर्षा पर्यावरण में किसके कारण होती है, तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड एवं CO2 के कारण होता है अम्ल वर्षा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, लेकिन ऑप्शन में नाइट्रस ऑक्साइड दिया हुआ है फ्रेंड्स, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, तो यहाँ पर CO2 दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 भूटान की मुद्रा क्या है, चलिए भूटान की मुद्रा मेरे ख्याल से पता होगा आप लोग को, गेस कर लिए होंगे फ्रेंड्स, इसको नुगुल्ट्रम है जो भूटान का मुद्रा है। 92 नंबर सवाल, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय चावल शोध संस्थान है जो आपका कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर कटक में हो जाएगा। कटक कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, ये उड़ीसा में पड़ता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य के कटक शहर में है। 93 नंबर सवाल आपका है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कार्यकाल इसका होता है 6 वर्ष का होता है। 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 94 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से किसका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किसका जन्मदिन इसमें मनाया जाता है, मेरे ख्याल से आप लोग को ये इसका आंसर पता होना चाहिए, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा फ्रेंड्स, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 सितंबर को मनाते हैं ना हम लोग, कितना, 5 सितंबर को मनाते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 95 भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, गेस कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था ना, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कन्फ्यूजन हो गया, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की बांग्ला भाषा में लिखित पुस्तक आपका जो लिखे थे आपका गीतांजलि से उद्धत है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद टैगोर ने स्वयं किया था, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो टाइटल था क्या था, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर स्वयं किए थे, और इसका जो टाइटल था क्या था फ्रेंड्स, तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद का टाइटल था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। तो 95 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 96 नंबर है फ्रेंड्स, अपनी रचना यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यामा का रचना कौन है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से पता होगा, गेस कर लिए होंगे। 96 का तो महादेवी वर्मा ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 96 का महादेवी वर्मा ने लिखा यामा, इसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए अगर कोप्पा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है, कोप्पा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है, 97 का करेक्ट आंसर ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। आसियान किसके लिए है, आसियान किसके लिए है, 98 नंबर सवाल। 98 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर सी होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, आसियान किसके लिए है, तो यही आपका इसका फुल फॉर्म हो गया। अगला है 99 नंबर, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, विजय स्तंभ कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस कीजिए। 99 का हो जाएगा ये आपका चित्तौड़गढ़ में, विजय स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 100 नंबर सवाल, CNG का संक्षिप्त रूप क्या है, तो सी से हो गया आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आप लोग को सभी तरह की प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। एक बात मैं पुनः कहना चाहूँगा कि सभी तरह का क्वेश्चन आप पढ़ के जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ के जाएँ, सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, कई क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा तो आपको उसको बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।